बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए तीसरा तरीका डिस्कस करते हैं। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया तो उसने कहा कि यार मैं तो प्रोक्योरमेंट से तल्लक नहीं रखता, तो वो लोग जो कि अदर दैन प्रोक्योरमेंट जैसे HR, एडमिन या अकाउंट से तल्लक रखते हैं, तो उनके लिए क्या तरीका हो सकता है कि वो सैलरी मैक्सिमाइज करवा सकें अपनी। तो आज का तरीका सबके लिए, आप किसी भी जॉब से किसी भी प्रोफेशन से तल्लक रखते हैं तो सब इस तरीके को आजमा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपको प्रेफर किया जाएगा दूसरों पे और आपकी सैलरी को ज़्यादा बेहतर जो आप डिमांड कर रहे हैं वो नेगोशिएट हो जाएगी। तो वो सिर्फ एक पॉइंट है कि हर जॉब का एक कोर फंक्शन होता है। किसी भी जॉब के लिए लोग साल हर साल काम करते हैं, 10 साल 20 साल उम्र गुजर जाती है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि वो जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब का कोर पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए उनको रखा गया था वो क्या है। तो वो यही समझ रहे हैं कि जी यहाँ कंपनी को एक बंदा चाहिए था, ये काम था, या पिछला बंदा भाग गया था तो अब उनको बंदा चाहिए था तो उन्होंने मुझे रख लिया, या कंपनी ने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में 6 बंदे थे, काम बढ़ गया, एक्सपेंशन हुई, उनको एक बंदे की और ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे रख लिया, या मेरा तजर्बा था, मेरा एक्सपीरियंस था तो उनको ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे ये रख लिया। तो इस तरह के लातजात जो रिप्लाइज हैं वो इंटरव्यू देने वाले के पास अवेलेबल होते हैं, और इंटरव्यू लेने वाला भी इसी तरह का टोला बैठा होता है कि उसको भी नहीं पता कि मैं इस बंदे से कम ये तो पूछ लूँ कि भाई जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो, आपकी जॉब के कोर फंक्शंस क्या हैं, आपकी कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसको आप समझते हैं कि आपको प्रेफरेंस दी जाए इस जॉब के लिए। तो उसको भी नहीं समझ होती, और जो इंटरव्यू देने आते हैं उनको भी नहीं समझ होती। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। इंटरव्यू में जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे किया जाता है वो यही होता है कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि आपका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, कहाँ पर पैदा हुए, कैसे जवान हुए, फिर कहाँ पे स्टडी की, कैसे की, कितने नंबर लिए, वगैरह वगैरह। ये सब फजूल चीज़ें हैं, ना ये बोलनी चाहिए। हाँ, स्टार्ट में नाम बता दें कि मेरा ये नाम है और मेरी इतनी एज है, ये क्वालिफिकेशन है और मेरा इतना एक्सपीरियंस है। 3 से 4 चीज़ें, नाम, क्वालिफिकेशन और इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये 3 चीज़ें डायरेक्टली उसके कंसर्न होती हैं। हाँ, अगर एज भी ऐड कर दें तो उससे उसको ये आइडिया होगा कि ये बंदा राउंड अबाउट इस एज का है और एनर्जेटिक है, यंग है, या जो जो क्वालिटी उस एज की होती हैं वो उसको समझ आ जाएंगी। ये तो 3 से 4 चीज़ें उसको बताएं, नाम, एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। उसके बाद उसको अपनी जॉब के रिलेटेड जो आपकी कोर एक्टिविटीज़ है, जो आपकी जॉब का वो मेन फंक्शन है जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस बेस कर रहा है, जिसके ऊपर आपकी जॉब बेस कर रही है, उसको उसके बारे में बताएं। उसको अपनी कॉम्पिटेंसी उस पॉइंट के ऊपर बताएं जो उस जॉब का कोर पॉइंट है। अब कोर पॉइंट क्या है, ये हर डिफरेंट जॉब में, यानी HR, अकाउंट्स, एडमिन, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, तो उसका डिफरेंट होगा। अब ये जो कोर पॉइंट है इसके मतलब इवन के इंटरव्यूअर को भी एहसास नहीं होता कि मुझे इससे इस कोर पॉइंट के मतलब पूछना चाहिए। तो वो भी जनरल से क्वेश्चन करेगा कि अच्छा जब PO इशू करते हैं तो पेमेंट लेट हो सकती है, तो वेंडर ये करेगा तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे होगा, तो ऐसे कैसे होगा, और अगर आपको क्लेम करना पड़े और इंश्योरेंस कंपनी नकार कर दे तो फिर क्या होगा। स्टूपिड किस्म के ऐसे जनरल से क्वेश्चन कि ये सौ चीज़ें पूछेगा और इंटरव्यू लपेट देगा और फिर एक और को बुला लेगा। तो उसको भी नहीं समझ के मुझे स्पेसिफिक जो जॉब, मैं जिस जॉब के लिए इस बंदे को हायर करना चाह रहा हूँ और बुलाया मैंने इंटरव्यू के लिए, तो मैं उस जॉब की तो इस कोर कॉम्पिटेंसी तो इससे पता कर लूँ। अब चूंकि वो नहीं पूछेगा आपसे कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी जॉब रिलेटेड क्या है, तो इसलिए ये आपको चाहिए कि जिस वक्त वो ये पूछता है कि जनाब अपने बारे में बताएं, तो अपने बारे में सिर्फ नाम, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बताएं। उसके बाद अपनी जॉब के रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है और स्पेशली जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो जॉब की कोर पॉइंट्स हैं, उसके मतलब डिस्कस कर रहे हैं। और वो कोर पॉइंट्स क्या हैं, बाकी जॉब का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि HR, एडमिन और अकाउंट्स और सेल में क्या होता है, लेकिन मैं प्रोक्योरमेंट के बारे में आपको बता सकता हूँ कि प्रोक्योरमेंट का 1 पॉइंट कोर फंक्शन है और वो है बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। अब ये 1 पॉइंट जो आपका टॉपिक है
कि मैं आपको बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड करूंगा। आपकी जो स्पेंडिंग हो रही है, आपके जो बजट का ह्यूज हिस्सा, अगर आपका टोटल बिजनेस 10 मिलियन है तो उसका 7 to 8 मिलियन प्रोक्योरमेंट पे खर्च हो रहा है। तो मैं आपका वो जो बिग बजट कंज्यूम हो रहा है प्रोक्योरमेंट के ऊपर, मैं उसको बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी आपको रिटर्न करूंगा। ये कह देना कि जी मेरी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी है, जस्ट स्टूपिड थिंग है। मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, मेरी लीडरशिप क्वालिटीज है, मैं टेंशन बियर कर सकता हूँ, मैं लोड ऑफ वर्क बियर कर सकता हूँ, मैंने इतनी मिलियन की परचेजेस की हुई हैं फलां कंपनी में। जस्ट स्टूपिड थिंग्स हैं। जस्ट एक पॉइंट है जो कि आपकी जॉब के फंक्शन का कोर फंक्शन है, यानी जिस पे आपकी पूरी जॉब खड़ी होती है, जिस पे प्रोक्योरमेंट जॉब का पूरी इमारत खड़ी है, जो उसका दिल है, हार्ट है, वो एक ही पॉइंट है और वो है बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। आई इंश्योर यू कि मैं आपको आपकी अमाउंट की बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करूंगा। अब बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ है? तो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी 3 चीज़ों पे बेस कर रही होती है: लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। यानी बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि प्राइस कम से कम होगी, क्वालिटी वो होगी जो कि आपको रिक्वायर्ड है, यानी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन जो एंड यूज़र ने दी हुई है वो स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी होगी, और प्राइस मार्केट से कम होगी, और सस्टेनेबल प्रोडक्ट होगी, यानी उसको करंट प्रेजेंट स्टेज में और फ्यूचर में वो सस्टेनेबल रहेगी, वो मुस्तहकम रहेगी। मतलब उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आज परचेज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी ठीक है, लेकिन जैसे टाइम गुजरे और वो यूज़ में आए तो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाए, या जो लाइफ स्टैंडर्ड यानी स्पेसिफिकेशन में जो उसकी लाइफ है उससे पहले ख़त्म हो जाए। मतलब एक होता है लो प्राइस लो क्वालिटी, हाई प्राइस हाई क्वालिटी, लेकिन हम कह रहे हैं बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी कि लो प्राइस, हाई क्वालिटी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट। तो जब किसी बंदे को ये समझ आ जाए कि मेरा कैंडिडेट जो सामने बैठा है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल और नेगोशिएशन स्किल और फलां स्किल पे बात नहीं कर रहा, वो मुझे असल चीज़ बता रहा है कि अगर आप 70-80% बजट अपना परचेजेस पे खर्च कर रहे हैं तो हम उस बजट का रिटर्न में बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी जो कि कोर फंक्शन है प्रोक्योरमेंट का, हम आपको वो रिटर्न करेंगे। मैं इंश्योर करता हूँ कि मुझे अगर आप हायर करते हैं तो मैं आपको बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी रिटर्न करूँगा, और बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी बेस कर रही होती है लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सस्टेनेबल लाइफ ऑफ प्रोडक्ट पर। तो जब ये चीज़ इंटरव्यूअर की समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये बंदा कॉम्पिटेंट है, इससे पहले जो बंदे आए थे उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, और उसके बाद जो बंदे आएंगे, आपके बाद जो बंदे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, अब इंटरव्यू के ज़हन में ये बात आपकी बैठ गई कि भाई वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी उसने कहा था, तो अब वो नेक्स्ट आने वालों से खुद पूछेगा कि हाँ भाई बताओ आप किस तरह से मुझे बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड करोगे। तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, हमें तो पीओ का पता है, हमें जीआरएम का पता है, हमें फलाम पता है, हमें टाइम मैनेजमेंट पता है, हमें लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर, तो ये क्या पूछ रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप अपनी प्रेफरेंस ले सकते हैं, आप उसको कायल कर सकते हैं, आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर है। और ये सेम प्रैक्टिस दूसरे जॉब में भी हो सकती है, अकाउंट्स, एचआर, सेल, जो भी है। हर जॉब का एक मेन फंक्शन होता है जो उसकी बेस होती है। देखें, प्रोक्योरमेंट में किसी बंदे को सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि ये आपको बेस्ट वैल्यू ऑफ रिटर्न करेगा, बेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। जब आप उसकी मनी का बेस्ट वैल्यू रिटर्न करते हैं तो आप प्रेफरेबल हैं, अदरवाइज आपकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री को देखें तो 18वीं सदी के शुरू में या उससे पहले जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती थी वो सब प्रोक्योरमेंट एंड यूज़र खुद करते थे। यानी किसी बंदे को प्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ चाहिए तो प्रोडक्शन वाले खुद ही वो परचेज करते थे और इस्तेमाल करते थे। कोई और डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है, सेल है, तो उनको जो चीज़ें चाहिए होती थी वो अपने डिपार्टमेंट की चीज़ें खुद ही सेल करते थे, कंज्यूम कर लेते थे। आसान तरीका है, उसमें कोई मसला नहीं है। सारे बंदे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदा ईमानदार है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रोक्योरमेंट वाले जो परचेज करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे और सेल वाले जो करेंगे वो बेईमानी से करेंगे। अगर हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट खुद परचेज कर सकता है आसानी से जाके, तो फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की क्यों ज़रूरत है।
तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की सिर्फ इसलिए ज़रूरत है कि प्रोक्योरमेंट के जो लोग होते हैं वो अपनी कोर कम्पिटेंसी को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। वो जो जॉब की कोर रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो जॉब क्रिएट की गई है, यानी जिस पर्पज़ के लिए वो सब्जेक्ट, वो फील्ड, वो लाइन, वो डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो एक ही पॉइंट पे बेस कर रहा है, वो है बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। जो भी प्रोक्योरमेंट में बंदा बैठा है, वो जूनियर स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, उसको एक बात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि मुझे बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी परचेज करनी है। मुझे जो रिटर्न में मैं कंपनी को दे रहा हूँ उसके फंड्स के अगेंस्ट वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी पे बेस होना चाहिए। तो इस तरह जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी कोर कॉम्पिटेंसी होगी कि सेल का पर्पज़ क्या है। तो सेल वाले अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं कि सर सेल वालों को क्यों रखा जाता है, तो वो कुछ ना कुछ उसका बताएगा कि जैसे कि सेल को मैक्सिमाइज करना है, मार्केटिंग का क्या पर्पज़ है, लोगों के ज़हन में प्रोडक्ट को बैठा देना, वो अजबर हो जाए, वो जब भी कुछ मांगे तो वो उस ब्रांड के नाम से मांगे। तो ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट पर्पस होंगे। तो आप अपने डिपार्टमेंट की जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो प्रोक्योरमेंट की कोर कॉम्पिटेंसी ये नहीं है कि इसकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी हैं और इसके ये क्वालिटीज़ हैं। प्रोक्योरमेंट की एक ही कोर कॉम्पिटेंसी और वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस बेस पे अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा इम्पैक्ट देंगे, गुड इम्पैक्ट के साथ उठेंगे। और उसके बाद जब आपसे सैलरी के लिए नेगोशिएशन होगी तो वो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा कुशन देंगे और आपके लिए थोड़ा रूम रखेंगे। ठीक है कि भी ये जब दूसरों से ज़्यादा बेहतर है तो इसको बेहतर डिज़र्व भी करता है, इसको कुछ ज़्यादा बेहतर मिलना भी चाहिए। तो उम्मीद है हमारी सैलरी नेगोशिएशन और सैलरी मैक्सिमाइज अचीव करने पे ये जो 3 वीडियोज़ हैं इसको पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।